नमस्कार। आप सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान विद ममता में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 9 की हिंदी व्याकरण से जुड़ी कार्यपत्रक 31 लेकर आई हूँ। इस वर्कशीट में आज हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं और हम उनका किस तरह से उपयोग कर सकते हैं अपने व्याकरण के अंदर। तो चलिए और उनकी पहचान कर सकते हैं। उपसर्ग क्या चीज़ है? हम बातचीत में कई बार एक ही शब्द कई बार प्रयोग करते हैं और कई बार कुछ शब्दों में कुछ वर्ण या शब्द जोड़ के नया शब्द बना लेते हैं। ये कार्य कई विद्वान नहीं एक सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। ठीक है, कोई विद्वान नहीं एक सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। शब्द निर्माण का यह कार्य समाज में जाने अनजाने में होता रहता है। सजग रूप में यह कार्य व्याकरण में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि द्वारा किया जाता है। इससे हमारी भाषा मजबूत होती है। आइए समझते हैं कि उपसर्ग क्या है। कहने का मतलब ये है कि बच्चों, जो विद्वान होते हैं केवल वही कुछ शब्दों को आपस में जोड़कर नए शब्द बनाकर नहीं प्रयोग करते। सामान्य रूप से जो सामान्य व्यक्ति है वो भी इन शब्दों का प्रयोग कर लेता है, परंतु वो उस पर ध्यान नहीं देता कि मेरे द्वारा नया शब्द निर्मित हो गया है या फिर मैं उसे जो बने हुए हैं उससे भी और आगे बनाकर प्रयोग में ला सकता हूँ। ठीक है, परंतु जब हम इस प्रकार का कार्य करते हैं तो हम व्याकरण के नियमों का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उपसर्ग है क्या। चलिए इसके बारे में जानते हैं। उस उपसर्ग दो शब्दों यानी उप जमा सर्ग के मेल से बना है। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। ठीक है, बनाना या निर्माण करना, जिसका अर्थ है कि पास में रख के दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाया जाए। ठीक है, जैसे हार शब्द में प्र लगने पर क्या बन जाता है? उपसर्ग नया लगा दिया जाए, प्र उपसर्ग लगा इसके अंदर जैसे, तो वो बन गया प्रहार, यानी किसी के ऊपर प्रहार करना यानी मारना। इससे पता चलता है कि पहले तो वो हार था। ठीक है, हार यानी एक आप जान सकते हैं गले का भी हार होता है एक हारना, जिसमें हम फेल हो जाते हैं, वो शब्द भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हार से समझाया गया कि हार है, परंतु हम उसके आगे प्र उपसर्ग लगा देते हैं और जब जोड़ते हैं दोनों शब्दों को तो ये क्या बन जाता है? ये एक नया शब्द निर्मित होता है, प्रहार, जिसका अर्थ होता है किसी को मारना, उसके ऊपर प्रहार करना। शब्द सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, उपसर्ग शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ बदलते हैं। अब उपसर्ग क्या लगते हैं? मान लो जो शब्द हैं तो शब्द से पहले लगते हैं, पूर्व में पहले लगते हैं, और जब इन दोनों को जोड़ के नया जो शब्द बनता है वो उपसर्ग निर्मित शब्द कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग मनुष्य की मूंछ की तरह सदैव आगे ही लगता है। जैसे मूंछ होती है आगे लगता है, उस तरह से होते हैं। जैसे मूंछ में लगते ही मनुष्य के चेहरे पर परिवर्तन दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार से शब्द के रूप में अर्थ को भी परिवर्तित कर देता है। और शब्द में जैसे कि इस व्यक्ति के मुंह पर हमने मूंछ लगा दी तो उसका रूप बदल गया, दिखने में अलग हो गया और अलग तरीके से नज़र आ रहा है हमें। तो उसी प्रकार से जब एक शब्द में हम उपसर्ग को जोड़ देते हैं तो वो व्यक्ति कैसा लगता है या वो शब्द कैसा लगता है? नया अर्थ देने वाला हो जाता है। उपसर्ग के विपरीत प्रत्यय कैसे होते हैं? पूंछ की तरह पीछे लगते हैं। और प्रत्यय कैसे होते हैं? वो शब्दों के कहाँ लगते हैं? पीछे लगते हैं, यानी इसके बाद लगते हैं। यानी इस शब्द के बाद शब्द ऐसे हो गया और शब्द के बाद जब लिखोगे तो वो प्रत्यय पीछे लगते हैं, यानी पूंछ की तरह लगते हैं। और जो उपसर्ग होते हैं वो कैसे लगते हैं? मूंछ की तरह लगते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ कहा गया उपसर्ग के अपने अर्थ होते हैं, फिर भी इनके अलग से प्रयोग नहीं होता। हर उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, परंतु फिर भी वो अलग से प्रयोग नहीं होता है। वो क्या होते हैं? मूल शब्दों के अंदर जुड़कर आगे जुड़कर प्रयोग में लाए जाते हैं। ये अन्य शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। इसके साथ मिलने वाले शब्दों को मूल शब्द भी कहा जाता है। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। एक तो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं जिनकी 22 संख्या होती है। हिंदी के उपसर्गों की 10 संख्या होती है, उर्दू के 12, अंग्रेजी के कुछ अलग से दिए गए हैं और उपसर्ग वर्त होने से भी इनका संज्ञा सर्वनाम की दृष्टि से प्रयोग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उनकी पहचान करते हैं। कौन कौन से उपसर्ग है संस्कृत के? आ, अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अव, उत, उद, उप, दुस, दुर, नी,
निस निर प्र प्रति परा परि वि सम सु, ये सारे शब्द जो हैं संस्कृत के उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं चर अनु में चर जोड़ दूँ तो अनुचर बन जाएगा, अधिक्रम में अधि आगे जोड़ दूँ तो अधिक्रम बन जाएगा। ठीक है, और आवश्यक में अति जोड़ दूँ तो अति आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, अप में मान में अप जोड़ दूँ उपसर्ग तो अपमान बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से उपकार है, उपकार कार में कार शब्द में उप जोड़ दूँ तो उपकार बन जाएगा। तो इस तरह से बच्चों इसके जो ये उपसर्ग है मूल शब्द के कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं, मूंछों की तरह आगे लगते हैं, और अर्थ जैसे ही लगते हैं और जो नया शब्द बनता है वो पूरे शब्द का जो पुराने वाले शब्द था उसका अर्थ बदल देता है। ठीक है, अब आगे है बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 10। जैसे अ, अन, अध, औ, अब, उन, का, कु, तु, निर्भर, सु, सा और बिन। ठीक है, तो ये सारे शब्द भी आपको दिखने को मिलते हैं, जैसे कि पुत्र के आगे कु लगा दो तो कुपुत्र हो जाता है, सु लगा दो तो सुपुत्र हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अधिकार लगा दो तो अनधिकार हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे जो हैं हिंदी के उपसर्ग के उदाहरण हैं। अब उर्दू के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। जैसे कम, हुश, गैर, दर, ना, बे, ला, बद, बर, सर, हम, हर। तो ये जो सारे जो शब्द हैं इस शब्द हैं ये उर्दू के उपसर्ग कहलाते हैं। अंग्रेजी में जैसे सब डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड ऑफिसर, ऑफिसर के आगे हेड लगा दो तो हेड ऑफिसर, जनरल चीफ हैं, फिर वाइस प्रिंसिपल बोलते हो आप, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर, ये सारे शब्द जो हैं आगे लग कर अंग्रेजी के वो अंग्रेजी के उपसर्ग के रूप में प्रयोग होते हैं। फिर उपसर्गवत या उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले कुछ अवयव भी होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ते हैं। जैसे अत, अतः, अ, चिर, पुनर, बहिर, सत, पुरासम, सह, अन, अनंतर, का, कु, ना, परा, सु, स, अलम, अवि, तिरस, पुरस, प्रादुर। तो ये सारे जो है उपसर्गवर्त या उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अवयव होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है उपसर्ग, अर्थ और उपसर्ग से बने शब्द उदाहरण के रूप में दिया गया है। जैसे कि अन उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है निषेध, अति का होता है अधिक या ऊपर, और सब का होता है अधीन या नीचे। अब इसी से इसने उपसर्ग से क्या शब्द बनाए हैं हम देख लेते हैं। अनमोल यानी अन जमा मोल, क्या बनेगा, अनजमा मोल अलग, अजमा अलग अलग, अनजान अनजमा जान अनजान, अनकहा अनजमा कहा अनकहा, अनदेखा अनजमा देखा अनदेखा। अब देखो अन अन अन, अ और अन, फिर अति। ठीक है अतिरिक्त, फिर अति, इसमें भी निकलेगा। पर ये आधा ता क्यों हो गया, जब आप संधि के नियमों को पढ़ोगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि अति जमा अंत जो होता है अत्यंत होता है, क्योंकि ई और आ जब जुड़ते हैं तो या बनाते हैं और ये आधा ता बच जाता है जो हम यहाँ लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से जब आप संधि पढ़ेंगे, संधि आपको समझाई जाएगी, तब आप इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझ जाएंगे। उसके बाद सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, ये अंग्रेजी के थे। सब आपने वहाँ से देखा। आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्न हमें दिए गए हैं, चलिए इसे सुधारते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं, मूल शब्द के आगे लगते हैं, मूंछों की तरह लगते हैं। आगे है उपहार शब्द में उपसर्ग और मूल प्रत्यय को पहचान के अलग कीजिए। तो उजमा पहाड़ नहीं, ठीक है, उपजमा हार होगा बच्चों, ये सही उत्तर है इसका। पराधीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो पर जमा अधीन होगा। कैसे होगा, पर जमा अधीन, किसी के अधीन रहना, तो बना जाएगा पराधीन। उपसर्ग से नए शब्द बनाने, अति, तो आप कर सकते हो अति जमा चार अत्याचार बन जाता है, अति जमा चार अत्याचार बन जाता है। या फिर जो साधारण रूप से देखो तो आप अतिक्रम भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका आ, तो आ से आप कर दो उपसर्ग को, आ जन्म लिख सकते हो आप यहाँ पर। आ जन्म लिख लीजिए। ठीक है, परतंत्र लिख सकते हैं, पर से पर जमा तंत्र, प्रतंत्र लिख लीजिए।
परतंत्र। ठीक है, इसी तरह से आप भी एक एक दो दो बनाने का प्रयत्न कीजिएगा। अब क्या है, उपसर्ग लगा के नए शब्द बनाने हैं। पुत्र, तो इससे देखिए क्या बन जाएगा, आपको उपसर्ग लगा हो तो कुपुत्र भी बन सकता है, सुपुत्र भी बन सकता है। ठीक है, हाजिर, तो इसके आगे लगा दीजिए गैर हाजिर, गैर हाजिर। ठीक है, इस तरह से इनको बना सकते हो। फिर आप उपसर्ग लगा दो तो ये बन जाएगा अज्ञानी, ज्ञानी का क्या हो जाएगा, अज्ञानी हो सकता है। यहाँ से ये आपने ऐसे बना दिया। फिर उसके बाद कह रहा है बच्चों के उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग करना है। अब यहाँ पे तो जुड़ के बना हुआ है, अब हमें इन्हें क्या करना है, अलग करना है। बदनाम, तो बद जमा नाम, फिर आजन्म, आजमा जन्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये वर्कशीट दी गई है हमें उपसर्ग के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। कहीं कोई दिक्कत हुई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों। और एक बार पुनः इसे पढ़िए और अपने आप नए शब्दों को बनाने का प्रयत्न कीजिए। तो बहुत मज़ेदार टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन बच्चों ने नहीं किया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।